हर साल सेम सवाल आते आए हैं। इन टेक्स्ट के सवाल जरूर करके जाना, क्योंकि एग्जाम्पल से आए ना आए इन टेक्स्ट से जरूर सवाल आएगा। और B2H6 सिर्फ COH को CH2OH में बदल रहा है, यानी कि इसका मतलब इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही इंपॉर्टेंट है ये। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया और जबरदस्त होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं हूं आप सबका दोस्त और होस्ट जय सिंह। तो मैं आ गया हूं आप लोगों की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में लेके एक नया चैप्टर, जिसका नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर एक ऐसा चैप्टर है, अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन से बात करूं या एनसीईआरटी के टॉपिक से बात करूं, तो लगभग हर साल सेम सवाल आते आए हैं। एनसीईआरटी की लाइन से सवाल आए हैं, यानी कि अगर आप इसमें एनालिसिस करें तो स्टार्टिंग से लेकर एनसीईआरटी से लेके अंत तक ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक से सवाल नहीं पूछे गए हैं। ठीक है भाई। पहला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि भैया कि अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है और वहां से H निकाल के OH जोड़ दिया जाए तो वो अल्कोहल बना लेगा। क्या बना लेगा? अल्कोहल बना लेगा। अगर आपके पास बेंजीन है, बेंजीन से H निकाल कर OH लगा दिया जाए तो वो फिनॉल बना लेगा। क्या बना लेगा? फिनॉल बना लेगा। जो कि हमें यही दो चैप्टर के मेनली पढ़ने हैं। तीसरा हमें जो पढ़ना है वो हो जाएगा हमारा ईथर। ठीक है। इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे कह रहा कि अल्कोहल कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम्स ऑफ फलाने फलाने। ठीक है। और अगर मैं ईथर की बात करूं तो ईथर बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? H निकाल देंगे और क्या जोड़ देंगे? OR जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ROR डैश बन जाएगा। ठीक है भाई। चलिए हम इसमें भी आगे बात करेंगे, कैसे आपको ये देखना है। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो पहला क्लासिफिकेशन है वो नंबर ऑफ OH ग्रुप के ऊपर है कि OH के कितने ग्रुप हैं। अगर OH के, ध्यान रखना, एल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, उसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक। ठीक है ना। मोनो, डाई, ट्राई या फिर पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड के बारे में। अगर आपके पास एक एल्कोहल के ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे मैं बोलूं CH3 में एक OH लगा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास CH3 है और CH2 है, एक OH लगा है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास CH3 है, CH2 है, CH2 है, एक OH लगा है, तो इसे हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। लेकिन अगर वहीं पे दो लगे हुए हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास दो लगे हुए लोग हैं, क्या लगे हुए लोग हैं? दो लगे हुए लोग हैं। जरूरी नहीं है कि वो ओपन चेन हो, वो साइक्लिक चेन में भी हो सकते हैं। अगर दो लगे हुए लोग हैं, जरूरी नहीं कि अगल बगल लगे हों, कहीं भी लगे हों, तो ये मोनो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। अगर तीन लगे होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। अगर तीन OH ग्रुप लगे होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्राईहाइड्रिक कहेंगे। चार लगे होंगे तो उसे टेट्राहाइड्रिक कहेंगे। चार जैसे मैं कंपाउंड ले लूं और इसमें मैं बोल दूं कि यहां एल्कोहल लगा है, यहां एल्कोहल लगा है और यहां एल्कोहल लगा है, और मान लो यहां एल्कोहल लगा है, तो आपको सिर्फ एल्कोहल गिनना है। तो इसे हम लोग पॉलीहाइड्रिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पॉलीहाइड्रिक बोल देंगे, या टेट्राहाइड्रिक भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि क्लैरिटी हो रही है। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में हम बात करें तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम तीन कैटेगरी में, कंपाउंड में डिवाइड करेंगे। अगर मेरे पास कार्बन sp3 हाइड्रोजन है, कार्बन sp3 है और उससे लगा हुआ एल्कोहल है, ध्यान रखना, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा तो वो 1 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। अगर वो 2 डिग्री कार्बन से अटैच होगा, जिसे हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं, तो वो 2 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। अगर मेरे पास 3 डिग्री एल्कोहल है तो वो 3 डिग्री कार्बन से अटैच होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी इसमें जानने की जरूरत नहीं है।
जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास CH3 है, CH3OH है, जैसे मैं बोलूं मेरे पास CH3 CH3 है और यहां पे OH लगा हुआ है, जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास CH3 है, CH3 है और CH3 है और OH है, तो मैं तुमसे बताऊं तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा और ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा और ये टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा, जिसे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं कॉमन नाम की बात करूं तो इसका कॉमन नेम मिथेनॉल हो जाएगा, जो हम बार बार यूज करेंगे। इसका नाम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा और इसे टर्सरी ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं। क्या? टर्सरी ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आइसोप्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। दूसरा है एलाइलिक। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है कि इन दीज अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच टू ए sp3 कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और उसके बगल वाला कार्बन अगर sp3 है, ध्यान रखना, और उससे अल्कोहल लगा होगा तो एलाइलिक हो जाएगा। अब ये ऐसा भी हो सकता है या हो सकता है जो इस पे वो लगा हुआ है उस पे और कोई कार्बन लग जाए, CH3, ऐसा हो सकता है, या इस पे दो CH3 लगे हों, ऐसा हो जाए। है तो ये एलाइलिक, लेकिन ये 1 डिग्री एलाइलिक है, ये 2 डिग्री एलाइलिक है और ये 3 डिग्री एलाइलिक है। इससे भी सवाल खूब पूछे जाते हैं, तो आपको ये बात याद रखनी है। और ये आपको दे रखा है कि डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाले कार्बन से OH लगा हो, या फिर ऐसा लगा हो, या फिर ऐसा लगा हो। बेंजाइलिक अल्कोहल की बात की जाए, बेंजाइलिक अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो इस वाले ग्रुप को हम लोग बेंजाइल बोलते हैं, इस वाले ग्रुप को हम लोग बेंजाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजाइल बोलते हैं। अगर मेरे पास इस पे OH लगा हो तो इसे हम लोग बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 डिग्री। लेकिन अगर बेंजाइलिक वाले कार्बन पे कोई एक और CH3 लगा दें, मान लीजिए इस पे हम CH3 लगा देते हैं और फिर OH लगा देते हैं, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। मान लीजिए बेंजीन के ऊपर वाले कार्बन पे हमने दो CH3 लगा दिया और फिर हम लोग OH लगा रहे हैं, तो एक तरीके से ये 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, जिसे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के नाम से भी जानेंगे। आइए ध्यान से समझते हैं। अगला कंपाउंड है कार्बन sp2 OH बॉन्ड। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? These alcohols contain OH group bonded to a carbon-carbon double bond that is to a vinylic carbon or a aryl carbon. These alcohol also known as vinylic alcohol. ध्यान रखना, इसे हम ऑलमोस्ट क्या कहते हैं? विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं, क्योंकि ये वाला ग्रुप क्या होता है? विनाइल होता है। तो अगर मैं बात करूं मेरे पास कि एक OH लगा है तो मोनोहाइड्रिक होंगे, और अगर 2 OH लगे हैं तो डाइहाइड्रिक होंगे, और अगर 3 OH लगे हैं तो अब वो OH लगातार लग सकते हैं या गैप में लग सकते हैं, ट्राइहाइड्रिक होंगे। और जो 2 OH लगे हैं वो बगल बगल भी लग सकते हैं, और उससे दूरी पे लग सकते हैं, और उससे ज्यादा दूरी पे लग सकते हैं, कहीं भी लग सकते हैं। ठीक है भाई। आइए, ईथर आर क्लासिफाइड। ईथर को हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक आता है सिमेट्रिकल ईथर और एक हो जाएगा अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर को हम लोग मिक्स्ड ईथर भी कहते हैं और सिमेट्रिकल को हम लोग सिंपल ईथर भी कहते हैं। ठीक है भाई, मिक्स के बारे में सवाल पूछा जाएगा। जब ये ROR हो जाएगा तो इसे हम लोग सिमेट्रिकल कहेंगे, जिसमें सिमेट्री होगी।
जब ये ROR डैश हो जाएगा, यानी कि दोनों पे लगे हुए एल्काइल सेम नहीं होंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल कहेंगे। और इसमें और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस आप दुनिया भर के 100-150 कंपाउंड यहां पे बना सकते हो। कह रहा है कि बताइए कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है। तो अगर मैं खोल के देखूं तो लिखा गया है ये वाला जो अल्कोहल है 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये भी 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, और ये वाला भी 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, और ये वाला 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर इसके अलावा पूछता तो ध्यान रखना, ये वाला जो है sp3 कार्बन से जुड़ा है, ये वाला जो है वो एलाइलिक हो जाएगा, ये वाला बेंजाइलिक हो जाएगा, इस वाले पे कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये भी sp3 कार्बन से जुड़ा है, ये भी डबल बॉन्ड के पास जुड़ा है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, एलाइलिक हो जाएगा, और 3 डिग्री एलाइलिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई एलाइलिक एल्कोहल इन द अबव एग्जांपल, तो सेकंड वाला एलाइलिक हो जाएगा और 6 वाला एलाइलिक हो जाएगा, ठीक है। बेंजाइलिक पूछता तो चौथा वाला बेंजाइलिक हो जाता, ठीक है भाई। कह रहा आइडेंटिफाई एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल कौन कौन से हो जाएंगे ये वाले एलाइलिक एल्कोहल हो जाएंगे, और बेंजाइलिक एल्कोहल को भी हम लोग एलाइलिक एल्कोहल बोल देते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एनसीईआरटी कह रहा है, मेरी क्या क्षमता है। कह रहा है कि दीज एल्कोहल्स कंटेन OH ग्रुप बॉन्डेड टू ए, अच्छा ठीक है, वो जो एनसीईआरटी कह रहा है वो इसके लिए अलग बात कह रहा है, इसके लिए अलग बात कह रहा है, यानी कि ध्यान रखना फिनॉल कभी अल्कोहल नहीं होता है। तो एलाइलिक वाला कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, एलाइलिक वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा सेकंड। एक मिनट, आइडेंटिफाई एलाइलिक एल्कोहल, अरे यार अभी तो सवाल किया, ये वाला कर चुके हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आईपीसी नाम में ध्यान से समझें तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि इसका जो प्रीफिक्स होता है वो हम लोग हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, और इसका जो सफिक्स होता है वो हम लोग ऑल यूज करते हैं, ठीक है भाई। इस पूरे इस थ्योरी में आपको एक बात समझ में आएगी कि भैया जो नीचे कंपाउंड दिए हैं उनका नाम कैसे लिखा जाएगा। आइए, अगर 1 कार्बन है तो उसे मिथेनॉल बोलेंगे, 3 कार्बन है तो नंबरिंग करो 1 2 3, तो इसे प्रोपेन 1ऑल बोलेंगे, इसे नंबरिंग करो 1 2 3, यानी कि क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन 2ऑल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1ऑल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ब्यूटेन 2ऑल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 1ऑल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल हो जाएगा, और ये जाएगा 1 2, तो यानी कि इथेन 1,2 डाइऑल हो जाएगा। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लिसरॉल, इसका आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा। ग्लिसरॉल का क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल हो जाएगा। अगर आपसे पूछे तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप बता ले जाओगे। आइए, ये वाला पीवाईक्यू में आ चुका है सवाल, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, पैरेंट कार्बन चेन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। नंबरिंग एल्कोहल से शुरू होगी 1 2 3 4 5, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल हो जाएगा, और ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है, तो यहां पे हो जाएगा 1, बाकी किधर भी चल दो तो साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा, ठीक है भाई। और फिनॉल के बारे में मैं बात करूं, ध्यान रखना, फिनॉल के रिस्पेक्ट में अगर कोई ग्रुप लगा हो जाए 1,2 पे तो इसे ऑर्थो बोलेंगे, और फिनॉल के कंपैरिजन में अगर कोई ग्रुप 1,3 पे लगा हुआ है तो इसे मेटा बोलेंगे, और फिनॉल के रिस्पेक्ट में अगर कोई ग्रुप 4 पे लगा हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरा बोलेंगे। ये आर्थो होगा, ये मेटा होगा, और ये क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा, ठीक है भाई।
इसकी बात करें, ध्यान रखना ये भी पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, कई बार पूछे जा सकते हैं। और इसकी बात करूं तो ये जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। ठीक है भाई। कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसे क्विनॉल कहते हैं या हाइड्रोक्विनोन कहते हैं। हाइड्रोक्विनोन और क्विनॉल में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। ठीक है भाई। इसे हम लोग हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल कहते हैं, जिसे बेंजीन 1,4 डाइऑल कहते हैं। यानी कि तुम्हें क्या करना है, अगर बेंजीन पे 2 OH लगे हुए हैं, एक OH है एक OH है, तो तुम्हें लिखना है 1 2, यानी कि तुम्हें लगाना है बेंजीन और 1,2 डाइऑल। लेकिन अगर एक OH होगा तो बेंजीनॉल मत लिख देना। अगर एक OH होगा तो बेंजीनॉल मत लिखना, तब उसका कॉमन नेम और आईपीएसी नेम क्या लिखना, फिनॉल लिखना। और यहां पे क्या हो जाएगा 1 2, यानी कि 2 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा 1 2 3, 3 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। और यहां पे हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 4 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। ठीक है। इसे हम लोग ऑर्थोक्रिसॉल कहते हैं, इसे मेटाक्रिसॉल कहते हैं, इसे पैराक्रिसॉल कहते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि इससे भी रिलेटेड सवाल कई बार पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल है। ईथर का एल्केन नाम लिखना, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास CH3 OCH3 है, और जैसे मेरे पास CH3O CH2 CH3 है। एक समझा दे रहा हूं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। O CH CH3 और CH3 है। अगर सिमेट्रिकल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। एक को आप मिथॉक्सी लिख दो और एक को पैरेंट कार्बन चेन बना दो, तो मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। और अगर डिफरेंट है तो बड़ी वाली को पैरेंट कार्बन चेन बनाओ, छोटे वाले को एल्कोक्सी ग्रुप बनाओ, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। अगर ऐसा कभी आए तो कंफ्यूज मत होना, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा नंबरिंग हमेशा किनारे से करना है। 1 2 3, ये पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। नंबरिंग किनारे से करोगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मिथॉक्सी। और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएंगे, प्रोपेन हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो इस बात को आप ध्यान रखना। जैसे इसमें एक और कंपाउंड बहुत फेमस सा है जो पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं। ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है, ईयर तो मुझे याद नहीं याद आ रहा, लेकिन पूछा गया है। इसके बारे में बात करें, ध्यान रखना इसका आप नंबरिंग किधर से करोगे, नंबरिंग आप उधर से करोगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले लगे। यहां पे पहले लगा हुआ है 1 2 3 4, तो 3 पे मिथाइल है, 1 पे फिनॉक्सी है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो फिनॉक्सी लिखने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि यहां पे होना चाहिए था कि 3 मिथाइल फिनॉक्सी ब्यूटेन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं दे रखा आईपीएससी में। यानी कि इसने क्या किया है, ध्यान समझना, ये गलती हो जाएगी। यानी कि इसने पैरेंट कार्बन चेन इसे माना है और नंबरिंग यहां से किया है 1 2 3, यानी कि 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, और इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। तो इसमें जो याद रखने वाली चीज है वो ये है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हैंगिंग रूल कहता है कि बेंजीन के बाहर आप बेंजीन से आप फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हो तो उसे ही पैरेंट कार्बन चेन मानोगे। ठीक है ना। गलती वहां हो जाती है, अगर बेंजीन से डायरेक्ट आप फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हो तो ध्यान रखना फिर इसे आपको बेंजीन मानना ही पड़ेगा। ठीक है ना भाई, फिर इसे आप बेंजीन मानना ही पड़ेगा पैरेंट कार्बन चेन। इसलिए ये वाला एनसीईआरटी ने ऐसे दिया है और यही सही माना जाएगा। इफ बोथ ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑफ सेम देन प्रीफिक्स ऑफ डाई। ठीक है ना। ये तो कॉमन नेम के बारे में बोल रहा है कि डाई एल्काइल इथेन फलाना फलाना हो जाएगा। देखो एक तो एल्काइल ईथर होता है। ठीक है। जब सिमेट्रिकल ना हो, सिमेट्रिकल हो तो नाम लिखते हैं डाई एल्काइल ईथर। ठीक है। जैसे मैंने लिखा CH3
OC2H5 कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल ईथर। और इसका नाम क्या हो जाएगा अगर मैं इसको सेम ले लूं? CH3OCH3, यानी कि नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल या डाईथाइल ईथर। अगर C2H5 लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? डाईथाइल ईथर हो जाएगा। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। आइए इसमें ध्यान से देख लिया, आईपीएससी नाम पूछा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेंट कार्बन चेन यही हो जाएगा क्योंकि इससे फंक्शनल ग्रुप लगा है। नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, यानी कि 4 पे क्लोरो है और 2,3 पे डाई मिथाइल है, तो 4 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल, और ये पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन 1 ऑल हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हमने किया है इथॉक्सी प्रोपेन 2 इथॉक्सी प्रोपेनोन हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये फिनॉल है, और यहां पे नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। इसकी बात करें तो ध्यान रखना, नंबरिंग आप कहां से करोगे? यहां से करोगे। इथॉक्सी अल्फाबेट में पहले आता है क्योंकि इथॉक्सी कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, और 2 पे नाइट्रो है, तो नाम हो जाएगा 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। आई भाई, इंटेक्स्ट के सवाल जरूर करके जाना, क्योंकि एग्जाम्पल से आए ना आए, इंटेक्स्ट से जरूर सवाल आएगा। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लेकिन आईपीएससी कहता है भैया पैरेंट कार्बन चेन को उस कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में रखना जरूरी जहां से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि इसको रखना जरूरी है। अब इसको रख के कहां आ सकते हो तुम? इसको रख के इधर आ सकते हो, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो यानी कि शांति से यहां आ जाओगे। नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5, तो 2 पे क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है, और 3 पे क्या हो जाएगा? क्लोरोमिथाइल, तो 3 पे क्लोरोमिथाइल हो जाएगा जो पहले आ जाएगा अल्फाबेट में। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? पेंटेन, और 1 पे क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करूं तो पैरेंट कार्बन चेन में इस कार्बन को रखना बहुत जरूरी है, यानी कि नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। अगर मैं देखूं तो 2,6 पे डाई मिथाइल है, 2,6 नहीं 2,5 पे डाई मिथाइल है, और हेक्सेन है, और 1,3 डाई ऑल है। ठीक है भाई, अगर मैं इसकी बात करूं तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3, यानी कि 3 ब्रोमो और साइक्लो हेक्सेनॉल हो जाएगा। इसकी बात करूं पैरेंट कार्बन चेन ये हो जाएगा। नंबरिंग किधर से होगी? जिधर से पहले आएगा फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं दी है मैंने किसको प्रायोरिटी दी है? मैंने फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। नाम हो जाएगा हेक्स 1 इन, और 3 पे क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। 5वें वाले का पैरेंट कार्बन चेन ये हो जाएगा। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से होगा 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। 3 मिथाइल से पहले ब्रोमीन आएगा, अल्फाबेट में 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 पे क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। बस तुम्हें इसमें इतना याद रखना है कि वैसे तो इनका 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन जो लोन पेयर का रिपल्सन होता है वो ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में, और बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में। यही रीजन है कि जो CH4 हैं उनका तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन अगर मैं H2O की बात करूं
तो 104.5 होता है। यही मैं CH3OH की बात करूं तो थोड़ा सा कम, यानी कि 108.9 होता है। यहीं पे मैं PHOH की बात करूं, नीट 2019 में भी पूछा गया है इसके बारे में, प्रोटोनेट करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं, तो ये 109 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें लगेगा स्टेरिक रिपल्सन, और स्टेरिक रिपल्सन लगने की वजह से ये उससे भी ज्यादा हो जाएगा, 111.7 हो जाएगा। याद रखना भाई, इसमें स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसलिए एंगल थोड़ा सा ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, और इसका एंगल सबसे ज्यादा हो जाएगा। सवाल कैसे पूछा गया है, बॉन्ड एंगल पूछ लेगा इन तीनों में, बताइए। कार्बन O हाइड्रोजन के बीच, कार्बन O हाइड्रोजन के बीच, और कार्बन O कार्बन के बीच। तो शायद मुझे लगता है कि इतना चीजें आपको पता होनी चाहिए। बॉन्ड एंगल के बारे में मैं बता चुका हूं ये बात, ठीक है। पहला मेथड है कि एल्कीन का हम लोग एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कराते हैं। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कराएंगे जब भी हमारे पास कोई एल्कीन आएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कराएंगे तो सबसे पहले ये लोन पेयर कह रहा हूं, ये डबल बॉन्ड इसको देगा तो क्या बनेगा, एक कार्बोकेटायन बनेगा। क्या बनेगा, एक कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। अब इस कार्बोकेटायन पे हम लोग पानी का अटैक कराएंगे, ये लोन पेयर यहां जाएगा। ध्यान रखना इसका रीअरेंजमेंट भी होता है। क्या होता है, इसका रीअरेंजमेंट भी होता है। और जब पानी का अटैक कराएंगे तो क्या हो जाएगा, R यहां पे हो जाएगा CH3, और ये पानी यहां पे ऐसे लटक जाएगा और इस पे प्लस आ जाएगा, और प्लस लगते ही इस पे क्या हो जाएगा, H निकल जाएगा, तो शांति से क्या हो जाएगा, RCH3 हो जाएगा, और ये OH हो जाएगा। ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म है आप लोगों के पास। आइए, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन में क्या होता है कि सबसे पहले H2OH+ लेके क्या बनाता है, H3O+ बनाता है। अब H3O+ बनने से जो है एल्कीन इस पे अटैक करेगा तो ये H+ देना इसके लिए आसान हो जाएगा, तो ये कार्बोकेटायन बनेगा जिसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। अब इसका न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा कार्बोकेटायन पे, तो क्या हो जाएगा, पानी में ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। अब ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा तो डीप्रोटोनेशन होगा, पानी फिर से H+ को निकाल के लेके चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन होता है वो कितने स्टेप की रिएक्शन होती है, 3 स्टेप की रिएक्शन होती है। पहले प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन किस पे होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन। इस वाले पे ध्यान मत दो, इस वाले पे ध्यान देना, फिर इस पे ध्यान देना है, फिर इस पे ध्यान देना। आइए ध्यान से समझते हैं। अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं तो ध्यान रखना, अगर मेरे पास कोई एल्कीन आ जाए RCH डबल बॉन्ड CH2 और मैं बोलूं कि भैया इसकी रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है, ध्यान रखना एंटी मार्कोनी-काफ रूल से एडिशन करा देना। किसका एडिशन कराना है, H+OH- का एडिशन कराना है। यानी कि शांति से क्या हो जाएगा, RCH बीच वाले पे H लग जाएगा और किनारे वाले पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अगर मेरे पास B2S6 है जिसे हम लोग BH3 होल ट्वाइस बोल सकते हैं, तो इसका H जाके यहां जुड़ेगा और BH2 इससे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। और फिर से अगर हम एल्कीन लाएंगे तो एक H यहां से जुड़ेगा, एक इस वाले बोरॉन से CH2 CH CH3 जुड़ जाएगा, यानी कि होल ट्वाइस हो गया। फिर से रिएक्शन कराऊंगा तो ये 3 बार जुड़ जाएगा। अब हम लोग पेरोक्साइड की रिएक्शन करा दें, यानी कि हाइड्रोलिसिस करा दें पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ये टूट जाएगा, बोरॉन पे 3 OH लग जाएंगे, इस पे भी H लग जाएगा, यानी कि 3 मोल एल्कोहल मिल जाएंगे और 3 मोल बोरॉन पे ट्राई हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, जिसे हम आर्थोबोरिक एसिड कहते हैं। The addition of boron to the double bond takes place in such a manner that the boron atom gets attached to the sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atom.
द एल्कोहल सो फॉर्म्ड लुक्स एज इफ हैज बीन फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर टू द एल्कीन इन ए वे अपोजिट टू द मार्कोनी-कॉप्स रूल। इन दिस रिएक्शन एल्कोहल इज ऑब्टेन इन एक्सीलेंट यील्ड। और बहुत अच्छे यील्ड में इसमें एल्कोहल प्राप्त होता है। और यह भी कह रहा है कि जो एडिशन ऑफ वाटर को अगर हम माने तो हमें एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल से वाटर का एडिशन कराना है। आइए आगे बढ़ते। कह रहा है कि कार्बोनिल कंपाउंड से हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड में मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, C डबल बॉन्डो H है या फिर मेरे पास R है, इसकी रिएक्शन अगर मैं NaBH4 से कराऊं या फिर मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराऊं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ पानी मुफ्त मिलेगा, इस बात को याद रखना। तो दोनों ही क्या करेंगे, यहां H और यहां H जोड़ देंगे, यानी कि ये क्या बनाएंगे, OH OH बनाएंगे, यानी कि ये क्या बनाएंगे, एल्कोहल बनाएंगे। एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और अगर कीटोन है तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यानी कि इसके साथ साथ हम लोग H2Ni की भी रिएक्शन करा सकते हैं हाई टेम्परेचर पे, या H2 पैलेडियम की भी रिएक्शन करा सकते हैं। सच एज प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। एल्डिहाइड यील्ड्स प्राइमरी अल्कोहल वेयर टेक्स गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। जबकि एल्डिहाइड प्राइमरी देगा और कीटोन्स क्या देगा, सेकेंडरी देगा। ठीक है भाई, कितनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसकी रिएक्शन LaH से करा देंगे तो ये क्या बना लेगा, ये RCH2OH बना लेगा। और ये इसका जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो B2S6 साथ में वाटर होता है, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखा जाएगा। ये जो होता है, अगर मान लो ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप हैं और B2S6 सिर्फ COH को CH2OH में बदल रहा है, यानी कि इसका मतलब वो क्या है, स्पेसिफिक रिएजेंट है, यानी कि टारगेट बेस्ड रिएजेंट है। ऐसे आपको PYQ में 10 से 12 बार पूछे गए हैं। लिखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सीलेंट यील्ड बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता भी मैं बता दूंगा। However, lithium aluminum hydride is an expensive reagent and therefore used for preparing special chemical only. Commercially, acid are reduced to alcohol by converting them to the ester section फलाने, followed by their reduction using hydrogen in the presence of catalyst। यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान रखना, उसकी रिएक्शन अगर तुमने एल्कोहल से करा दिए तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। और एस्टर बनते ही ध्यान रखना H2Ni इसको रिड्यूस कर देगा। H2Ni क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, RCH2OH हो जाएगा, साथ में छुटका वाला एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है भाई, दो बातें तुम्हें दिमाग में बैठा के चलनी है कि जो हमारे पास NaBH4 हैं ये सिर्फ 3 लोगों को रिड्यूस करेंगे। ये दिमाग में बातें बैठा के रखना, एक एल्डिहाइड को, एक कीटोन को और एक एसिड हैलाइड को। ठीक है भाई। दूसरा, जो हमारा LaH है ये सभी को करेगा, सभी को रिड्यूस करेगा। ठीक है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर, इनको छोड़ दिया जाए तो सभी को रिड्यूस करेगा। कुछ कुछ किताबों में, अच्छी किताबों में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी करवाया गया है। तीसरी बात, जो H2Ni है सभी को रिड्यूस करते हैं, सभी को रिड्यूस। ये जो डबल बॉन्ड को करते हैं ना, उसका भी एक रीजन होता है, बता देता हूं। बेंजीन के बगल अगर डबल बॉन्ड लगा होगा
तभी LH उसको रिड्यूस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मैं करेक्शन कर दे रहा हूं उस बात में। सभी को रिड्यूस करेंगे एसिड को छोड़कर। सोचो अगर एसिड को कर देते तो हम क्यों एस्टर में बदलते हैं? जाहिर सी बात है, एसिड को छोड़कर। ये 3 रिएजेंट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर मेरे पास HC डबल बॉन्डो H है और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं R माइनस MgX के साथ, ध्यान रखना ये इस पे अटैक करेगा तो R हो जाएगा, CH2O MgX हो जाएगा। पानी डाल देंगे, बिना पानी के कुछ नहीं होगा, तो ये क्या बना लेगा? RCH2OH बना लेगा। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए RC डबल बॉन्डो H है और इसकी रिएक्शन RMgX से आप करा रहे हो, ये माइनस इस पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा RCHR और यहां लग जाएगा O माइनस MgX। पानी डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? RCHR OH हो जाएगा। यहां पे 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा और यहां पे 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। अगर आपके पास कोई भी कीटोन आता है, अगर आपके पास कोई भी कीटोन आता है और उसकी रिएक्शन आप RMgX से करा दे रहे हो, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? RCOMgX हो जाएगा। 2 R पहले से, 1 R और लग गया। अब इसमें पानी डाल दो, जैसे ही पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा? ROH हो जाएगा, जो 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करेगा और हर जगह एक बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि H तो चला गया इसके साथ, तो Mg के साथ OH आ जाएगा और ये X हो जाएगा। ये एक बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने डिटेल में समझा दिया है कि कब प्राइमरी एल्कोहल बनेंगे, कब सेकेंडरी एल्कोहल बनेंगे और कब टर्सरी एल्कोहल बनेंगे। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। कह रहा है कि कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल, अगर मेरे पास ब्यूटेनॉल है CH3CH2 CH2CHO और इसका मैं कैटालिटिक रिडक्शन करा दूं H2NI के साथ, तो ये क्या बना देगा? एल्कोहल बना देगा, CH3CH2 CH2 CH2OH कर देगा। ठीक है भाई। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर मेरे पास प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और एसिडिक हाइड्रेशन करा रहे हैं, H2SO4 का मतलब क्या हो गया? H प्लस और H2O, तो मार्कोनी काफ रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा? इसमें रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल है नहीं, तो पहले तो कार्बोकेटाइन बनाओगे, रीअरेंजमेंट होगा नहीं, फिर पानी का अटैक करा दो, पानी का अटैक कराते ही क्या होगा? H प्लस निकाल दो तो क्या बन जाएगा? CH3CH CH3 और यहां पे OH हो जाएगा। क्या? रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हमारे पास प्रोपेन है और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, और हाइड्रोलिसिस कराना जरूरी है। तो ये CH3 माइनस इस पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? CH3C CH3 और ये क्या हो जाएगा? CH3 और OMgBr हो जाएगा। इस पे अगर हम पानी डाल दें, इस पे अगर हम पानी डाल दें तो क्या हो जाएगा? CH3C CH3 CH3 और ये क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और थोड़ा बहुत आप भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होंगे। आइए, फिनॉल आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, ध्यान रखना ये आपको PYQ में देखने को मिलेगा। कार्बोलिक एसिड किसे कहते हैं?
फिनॉल को कार्बोलिक एसिड कहते हैं। was first isolated in the early 19th century from कोल तार, सबसे पहले कोल तार से बनाया गया था। Nowadays phenol is commercially produced synthetically in the laboratory. Phenols are prepared from benzene derivative by any of the following method। ठीक है भाई, इसे हम लोग डाउस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउस प्रोसेस बोलते हैं, जो बेंजाइन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो क्या करना है, ध्यान रखना, NaOH की रिएक्शन 623 केल्विन 300 ATM पे कराते हैं। ये आपको जेईई मेन में कम से कम 5 से 7 बार पूछा गया है। अभी मैं लेटेस्ट 4 से 5 सालों का बता रहा हूं, ठीक है ना। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ कराओगे, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। फिनॉक्साइड आयन की रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। अब ये क्या करेगा, एसिडिफिकेशन करा दो। एसिडिफिकेशन करा दोगे तो क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, अगर आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन का पहले सल्फोनेशन करा दो। बेंजीन का सल्फोनेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा? वो S डबल बॉन्डो OH बना लेगा। फिर इसकी रिएक्शन NaOH से कराओगे तो क्या हो जाएगा? क्या एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा? S डबल बॉन्डो O माइनस Na+ हो जाएगा। ठीक है भाई। अब जैसे ही आप इसका एसिडिफिकेशन कराओगे, ठीक है ना, लिखा है सोडियम फिनॉक्साइड ऑन हीटिंग विथ मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फोनिक एसिड सो फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड ऑन हीटिंग विथ मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिडिफिकेशन ऑफ द सोडियम सॉल्ट। अब यहां पे क्या हो जाएगा कि ये सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन में बना देगा। ये जब हीट करेंगे क्या बना देगा? फिनॉक्साइड आयन बना देगा। ये थोड़ा सा कमर्शियली मेथड है। और जैसे ही H+ दे देंगे तो क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। ध्यान रखना, इसमें डीसल्फोनेशन होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है? डीसल्फोनेशन होता है। क्या होता है? डीसल्फोनेशन होता है। याद रखना भाई, SO3 गैस क्या हो जाती है? उड़ जाती है। आगे भी यूज करेंगे। अगला है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इससे भी PYQ में सवाल पूछे गए। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को अगर आपने, ये तो नीट 2025 में भी पूछा गया है, शायद पूछा गया है, शायद बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पे सवाल पूछे गए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है तो एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl से करा दो, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। गर्म पानी में डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। ये नीट 2023 में भी पूछा गया। ठीक है भाई। क्यूमीन PYQ में भर भर के पूछा गया। PYQ में चाहे वो जेईई मेन हो चाहे वो नीट हो, ध्यान रखना, भर भर के सवाल पूछे गए। फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन क्यूमीन। क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसे हम लोग क्यूमीन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्यूमीन कहते हैं। क्यूमीन का ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है फ्री रेडिकली। इट इज ऑक्साइड द प्रेजेंस ऑफ एयर टू क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये टूट जाएगा, यहां बीच में घुसेड़ देंगे इसको। इट इज कन्वर्टेड टू फिनॉल एंड एसीटोन बाय ट्रीटिंग इट्स डाइल्यूट एसिड। ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड हो जाएगा, फिर हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो फिनॉल बन जाएगा, साथ में एसीटोन बन जाएगा। फिनॉल सभी को याद रहता है, एसीटोन लोग भूल जाते हैं। ये भी PYQ में खूब पूछा गया है। ठीक है भाई। और ये जो इंटरमीडिएट है ये भी PYQ में खूब पूछा गया है कि क्यूमीन की रिएक्शन कराने पे फिनॉल बनता है तो बीच में क्या बनेगा और बीच में उसका नाम क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट ये रिएक्शन याद रखने हैं, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता है और ना ही आपको इसमें ध्यान रखने हैं। ध्यान रखना कोई सवाल आए ना आए, ये आप ध्यान रखना, ये आपको आने वाले नीट में पूछा जा सकता है। ठीक है भाई।
कह रहा कि सो द फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ ए सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनल। अगर मेरे पास मिथेनल है यानी कि HC डबल बॉन्डो H होगा और ये CH2OH देता है, यानी कि अगर मेरे पास CH3CH और CH3 MgBr मैं ले लूं तो सोचो ये माइनस इस पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, CH3CHCH3 और ये लग जाएगा CH2OMgBr के साथ। पानी डाल दूं अगर मैं तो क्या हो जाएगा, CH3CH CH3 और इस पे CH2OH हो जाएगा। उसी प्रकार इस पे क्या हो जाएगा, और अगर मैं इसको साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लूं तो इसकी रिएक्शन इस पे अटैक कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है भाई, इसका एडिशन कराना है तो क्या हो जाएगा, मार्कोनी काफ एडिशन करा दो, रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं इसमें। और SBH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को तो एल्कोहल में बदल देगा, ये CH2 है, C डबल बॉन्डो है, OCH3 ऐसे रहेगा। NaBH4 की रिएक्शन कराओगे तो ये क्या कर देगा, एल्कोहल में बदल देगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2OH हो जाएगा। क्लियर भाई? आइए आइए ध्यान से समझिए, जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल पानी में डालने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एल्कोहल का ज्यादा होता है, किससे, एल्डिहाइड या कीटोन से इनका कंपेरेबल होता है। किसके कंपैरिजन में, एल्काइल हाइलाइड, और सबसे कम किसका हो जाता है, हाइड्रोकार्बन का हो जाता है। कोई आपसे पूछे कि क्या रीजन है इनका, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या रीजन है इनका, तो आप रीजन बताओगे कि वांडरवाल फोर्स बढ़ जाता है, क्योंकि इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है। अगर मैं पहला फैक्टर बात करूं कि एल्कोहल के लिए कैसे डिसाइड करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ OH के, कितने OH हैं। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास CH3OH है, मेरे पास CH2OH है, और मैं आपसे कहूं कि मेरे पास CH2OH CHOH और CH2OH है। जितने ज्यादा OH होंगे उतने ही ज्यादा इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। दूसरी, अगर सिर्फ एक OH है तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलिकुलर वेट के, और अगर मोलिकुलर वेट सेम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होगा, सरफेस एरिया की वजह से। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एल्कोहल ले लूं, ईथर ले लूं, हाइड्रोकार्बन ले लूं, तो एल्कोहल का कंपेरेबल मोलिकुलर मास ले रहा हूं मैं 46 46 44, तो सबसे ज्यादा एल्कोहल का होगा, फिर ईथर का होगा, फिर हाइड्रोकार्बन का होगा। ऐसा क्यों, थोड़ा और डिटेल में जानिए। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जो ईथर होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि इनके बीच डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स लगता है। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो नॉन पोलर माने जाते हैं, जिनके बीच इंस्टेंटेनियस डाइपोल या फिर मैं कह दूं डिस्पर्जन फोर्स लगता है। इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, डिस्पर्जन फोर्स लगता है जो बहुत वीक होता है। द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपको याद रखने हैं। Solubility of alcohols and phenols in water is due to their ability to form hydrogen bond with water molecule. The solubility decreases with increase in size. अगर आपकी साइज बड़ी हो रही है तो ध्यान रखना solubility कम होगी। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक नेचर हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है भाई,
आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि कंपेयर करिए कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा। पेंटेन 1 ऑल हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा। तो सबसे कम तो CH3OH का होगा, ठीक है। इसके बाद किसका होगा, इथेनॉल का होगा, CH3CH2OH हो जाएगा, ठीक है। फिर किसका होगा, प्रोपेनॉल का होगा, तो CH3CH2CH2OH का हो जाएगा। फिर ब्यूटेनॉल का होगा, और ब्यूटेनॉल में भी किसका होगा, जिसमें ब्रांचिंग नहीं होगी, जिसमें ब्रांचिंग होगी उसकी कम हो जाएगी, यानी कि ब्यूटेन 2 ऑल इसकी जो होगी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी और इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मोलिकुलर वेट देखते जाना है, मोलिकुलर वेट कंपेरेबल होगा, इनका मोलिकुलर वेट कंपेरेबल है, इसलिए ब्रांच देखा है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा, ठीक है भाई, पेंटेनॉल हो जाएगा, जिसमें 5 कार्बन होंगे। और इसमें क्या है, एल्केन है, कहां है, एल्कोहल है, एल्केन है, एल्डिहाइड है, इथॉक्सी है। तो बाकी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना। एल्कोहल का ज्यादा हो जाएगा, फिर एल्डिहाइड का हो जाएगा, फिर ईथर का हो जाएगा, फिर RH का हो जाएगा। कब, जब कंपेरेबल मोलिकुलर मास है। अदरवाइज तुम्हें क्या देखना है, पहले मोलिकुलर मास ही देखना है, पहले क्या देखना है, मोलिकुलर मास ही देखना है। इस वाली रिएक्शन से जेईई मेन 2024 में असर्शन रीजन पूछा था, और भी कई बार सवाल पूछे गए हैं। बोला था कि एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि एल्कोहल जो होता है वो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। नहीं, एल्कोहल का जब हम लोग प्रोटोनेशन करा देते हैं तो एल्कोहल का जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज आने लगता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लगता है। अगर आपके पास एल्कोहल है वो पॉजिटिव चार्ज पे वो एक्ट कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो वो किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और कौन सा बॉन्ड टूटेगा, और CO बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, यानी कि यहां से टूट जाएगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा तो क्या हो जाएगा, नहीं ये गलत हो गया। CO बॉन्ड की ब्रेकिंग इसमें होती है, इसमें OH बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। क्या होगी, OH बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, इसमें OH बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। हाँ, इसको पहले प्रोटोनेशन करवा दो, ऑक्सोनियम आयन बन गया। अब ऑक्सोनियम आयन मान लो कोई भी इस पे अटैक करेगा, अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो भाई ये 2 रिएक्शन याद रखने, आपको आगे कभी भी पूछे जा सकते हैं। डिट्टो इसी पे पूछा हुआ था, किसी किताब उताब में तुम्हें ये पढ़ने को नहीं मिलेगा। आइए ध्यान समझते हैं। जो एल्कोहल होता है उसकी रिएक्शन अगर मैं सोडियम से करा दूं तो वो RO - Na+ बना लेगा, साथ में आधा मोल H2 गैस उड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं एल्युमिनियम से करा दूं, ध्यान रखना, तो ये क्या बना लेगा, RO होल थ्रायस एल्युमिनियम बना लेगा, साथ में H2 गैस उड़ जाएगा। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना। अगर इसी की रिएक्शन में सोडियम हाइड्राइड से करा दूं तो ये RO - Na+ बना लेगा, साथ में 1 मोल H2 उड़ जाएगी। इसको बैलेंस नहीं कराऊंगा गाइज, 3 मोल एल्कोहल लोगे तो 3 मोल H2 उड़ेगा, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे तुम उड़ाना चाह रहे हो, ठीक है भाई। यहां पे 6 मोल लेके उड़ाया हुआ है, 3 मोल लोगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि मेरे पास NaNH2 आ जाए, NaNH2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, RO - Na+ हो जाएगा, साथ में अमोनिया गैस उड़ जाएगी। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH से करा रहा हूं तो ये बन जाएगा RO - Na+, साथ में H2 हो जाएगा, और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं रिएक्शन NaHCO3 के साथ करा रहा हूं तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे H2CO3 बनेगा, ठीक है भाई। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, तो CH3OH की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है पानी से, और पानी की ज्यादा होती है बाकी के एल्कोहल से। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप का है, तो याद रखना है आप लोगों को। यानी कि अगर मिथेनॉल होगा तो ये रिएक्शन दे देगा, अदरवाइज दूसरे एल्कोहल होंगे तो ये रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है भाई।
ये फिनॉल की रिएक्शन सोडियम से करा दो, बिल्कुल दे देगा। फिनॉल की रिएक्शन एल्युमिनियम से कराओगे तो वो भी दे सकता है। फिनॉल की रिएक्शन अगर NaNH2 से कराओगे वो भी दे देगा। फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराओगे तो वो भी दे देगा। ठीक है भाई, चलिए। फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराओगे तो वो भी रिएक्शन दे देगा, सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगा। आइए अगर मैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल की बात करूं तो एसिडिटी ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने के लिए हमें जो पता होता है वो -I अपॉन +I या फिर -M अपॉन +M याद रखना होता है। ठीक है भाई, यानी कि अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास एसिडिटी पता करना है, ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि उसमें कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, और एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्सरी है। तो प्राइमरी अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी सेकेंडरी कंपैरिजन में, सेकेंडरी से कम होगी टर्सरी की। क्यों? क्योंकि यहां पे ये +I वाले ग्रुप लगे हुए हैं। कौन से? +I भाई। यहां पे 1 +I है, यहां पे 2 +I है और यहां पे 3 +I है। क्या है? 3 +I है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल आर हाउएवर वीकर बेस देन वाटर। वाटर से एल्कोहल क्या होता है? वीकर बेस होता है। ठीक है भाई, तो ये भी तुमको समझ में आ गया होगा कि एल्कोहल क्या है, किसके साथ है। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ध्यान रखना, फिनॉल जो होता है जब ये ये रेजोनेंस करता है तो ये अपने आर्थो और पैरा पोजीशन पे लैम्डा माइनस लाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, और जो फिनॉल होगा इसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगेंगे उनका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप चाहिए। ठीक है भाई, आइए, ये आपको समझाया गया है, इसमें आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है। ये वाले सवाल आपको देख लेने हैं। एक गजब का सवाल है। फ्रॉम द अबव डेटा यू विल नोट दैट फिनॉल इज मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन इथेनॉल। जो फिनॉल होता है वो इथेनॉल से बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। अब मैं कंपाउंड बना देता हूं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, वैसे मैं देखूं तो इसका -M लगता है, इसका भी -M लगता है, उसका -I लगता है। तो आर्थो का सबसे ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि उसमें -I भी थोड़ा सा पास में लगता है, क्योंकि -I पास में। लेकिन दिक्कत क्या होती है, इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जिसकी वजह से ये H दे नहीं पाते हैं। यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हो जाएगा? पैरा का, देन आर्थो का, देन मेटा का हो जाएगा। सबसे ज्यादा पैरा का होगा, फिर आर्थो का होगा, फिर मेटा का हो जाएगा। ठीक है भाई, और एक और गजब की बात ध्यान से समझ लो, आर्थो क्रिसॉल हो, पैरा क्रिसॉल हो, मेटा क्रिसॉल हो, आर्थो पैरा क्रिसॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो बराबर होती है। ये जेई वाले पूछ चुके हैं पहले भी। पी के वैल्यू देख लो, ये OH है, ये आर्थो है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर होती है किससे? पैरा क्रिसॉल से। ये पैरा क्रिसॉल से बराबर होती है, आर्थो पैरा की बराबर होती है। और जो मेटा की होती है वो ज्यादा होती है, और जो मेटा की होती है, मेटा क्रिसॉल होती है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक है भाई, क्लियर है। और तीसरा हमने क्या सीखा है कि जो फिनॉल होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ C2H5OH से ज्यादा होती है। ठीक है, लिखा है कि अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एसिडिक स्ट्रेंथ। आइए अरेंज करते हैं। प्रोपेन 1 ऑल है, ठीक है भाई।
2,4 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, ये OH है, ये पिक्रिक एसिड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड कहते हैं। 3 नाइट्रोफिनॉल है, ये भी जेईई मेन में खूब पूछा गया, ठीक है, मिला लेना डेटा, तुम्हें पता चल जाएगा। 3 नाइट्रोफिनॉल है, फिर 3,5 नाइट्रोफिनॉल है, 1 2 3 4 5, 3,5 नाइट्रोफिनॉल है, और उसके बाद फिनॉल है, और उसके बाद 6 ट्राई नाइट्रो नहीं 4 मिथाइल फिनॉल है, 4 मिथाइल फिनॉल है, ठीक है। देखो सबसे कम तो इसका होगा 2 3 4 5 6, ये प्लस H शो करता है, कम कर देगा एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो भैया 2 वाले का होगा, फिर मैं देखूं तो 2 NO2 वाले का होगा, 4 वाले का, फिर मैं देखूं तो नाइट्रोफिनॉल का होगा 3 का, फिर फिनॉल आएगा 5 का, वो प्लस H है तो घट जाएंगे, ये माइनस M वाले है ना भाई, अभी तो बताया कुछ देर पहले, तो ये 6 का हो जाएगा, सबसे पीछे क्या हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, और फेमस सवाल है, अगर कुछ पढ़ के जाना चाहते हो नीट 2026 के लिए तो जरूर पढ़ के जाइए, नीट 2026 के लिए जरूर पढ़ के जाइए भाई। आइए ध्यान समझते हैं। एस्टरिफिकेशन क्या कहते हैं? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं तो कभी तो पढ़ते आ रहे होंगे कि अगर हमारे पास एसिड है या हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड है, OC डबल बॉन्डो R डैश, या हमारे पास एसिड हाइलाइड है, ठीक है, इनका हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दें, किसके साथ? अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दें या फिनॉल के साथ रिएक्शन करा दें, ध्यान रखना तीनों ही केस में क्या बनेंगे? एस्टर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एस्टर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एस्टर बन जाएंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ही बताऊं, कि जब सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा रहे हो तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या हो रहा है? CH3 C डबल बॉन्डो O, C डबल बॉन्डो CH3 है, ये टूट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये जाके इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, या 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं, इसके कई नाम हैं, या इसे एस्पिरिन बोलते हैं। एस्पिरिन जो होता है एनाल्जेसिक होता है और मतलब एंटीपायरेटिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है, बुखार में काम आता है और दर्द में काम आता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ध्यान रखना इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? पिरिडीन यूज करते हैं। तो अगर थ्योरी आपको लेनी हो तो यहां से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए ध्यान से समझते हैं। ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन अगर हम एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो RCl बन जाएगा। अगर हमारे पास अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन हम लोग NaBr प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो RBr हो जाएगा। अगर हमारे पास अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन हम NaI की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो RI हो जाएगा। और ये तीनों ही SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं लेना है। अगर हमारे पास अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दूं, इसकी रिएक्शन PCl3 से करा दूं, इसकी रिएक्शन SOCl2 से करा दूं, तो इन तीनों ही केस में हमारे पास RCl बन जाएगा।
और SO2Cl2 वाले को हम लोग बेस्ट मेथड मानते हैं। क्या मानते हैं? बेस्ट मेथड मानते हैं। क्यों बेस्ट मेथड मानते हैं? क्योंकि उसमें बनने वाला जो गैस है SO2 और HCl, वो क्या होते हैं? वो उड़ जाते हैं। SO2 और HCl क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं, इसलिए उसे हम लोग बेस्ट मानते हैं। ठीक है भाई। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग हाइड्रेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? हाइड्रेशन कराते हैं। तो ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन में डिहाइड्रेशन में दो मैकेनिज्म होते हैं। मैं थोड़ा अपने हिसाब से बता देता हूं, बाकी हम लोग फिर से सीरीज लेके आएंगे, ठीक है ना, एनसीईआरटी के अलावा फिर आपको डिटेल में वहां पे पढ़ने को मिलेगा। एक E1 मैकेनिज्म शो करता है और एक E2 मैकेनिज्म शो करता है। ठीक है भाई। E2 मैकेनिज्म के लिए मैं बता दूं तो Al2O3 और P2O5 और POCl3, इन सभी के साथ क्या हो जाए? हीट हो जाए, तो E2 मैकेनिज्म शो करता है। यानी कि डायरेक्ट क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलूं कि RCH2 है और CH2OH है, इनके साथ रिएक्शन करा दो तो सिंगल स्टेप में क्या हो जाएगा? RCH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। E1 में क्या हो जाएगा? H+ हीट हो या कोई भी एसिड दे दे, H3PO4 या फिर H2SO4, इनके साथ हीट दे दे, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? CH3CH CH3 ये दे रहा हूं CH3 और ये हो जाएगा CH2OH। सबसे पहले हम लोग H+ ऐड करेंगे तो ऑक्सोनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सोनियम आयन बनेगा। ठीक है भाई। ऑक्सोनियम आयन बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, CH3CH CH2+, ये CH3 हो जाएगा। इसका रीअरेंजमेंट होगा तो CH3C यहां आ जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? हाइड्राइड निकाल देंगे। अगर हाइड्राइड निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? H निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? एक तरफ हमें क्या बनाना पड़ेगा? किसी भी तरफ हमें एल्कीन बनाना पड़ेगा, इसे आइसोब्यूटीन कहेंगे। ठीक है भाई। चलिए, तो अगर आपके पास 85% H3PO4 है तो क्या कर देंगे? खटाक से एल्कीन बना देंगे। अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है तो क्या कर देंगे? फटाक से एल्कीन बना देंगे। और बनने वाला एल्कीन स्टेबल होना चाहिए, तो टर्सरी का रेट ज्यादा होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा होगा प्राइमरी से। एक और गजब की बात, E1 हो या E2 हो, ध्यान रखना, किसी का भी E1 E2 हो रहा हो, 3:1 का रेशियो होता है। ऑर्डर इसका क्या होता है? 3:1 का होता है। लेकिन SN1 हो या SN2 हो तो ऑर्डर उल्टा होता है। E1 और E2 में ऑर्डर सेम होते हैं, SN1 और SN2 में ऑर्डर उल्टा होता है। सबसे पहले क्या करना है? तुम्हें प्रोटोनेशन कराना है, फिर क्या करना है? ऑक्सोनियम आयन निकालना है, कार्बोकेटाइन बनाना है, कार्बोकेटाइन के बाद फिर क्या करना है? H वापस निकाल देना है, H+ तुम्हें निकाल देना है और क्या बना देना है? एल्कीन बना देना है। क्या बना देना है? एल्कीन बना देना है। आइए, अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए मेरे पास अल्कोहल है, इसका मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं। अगर मैं H को निकाल लूं तो भी ऑक्सीडेशन होता है, तो ये किस में बदल जाएगा? RCHO में बदल जाएगा। ठीक है भाई। और अगर मैं फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये एसिड में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिड में बदल जाएगा। बस किन बातों का ध्यान रखना है कि ये जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ होंगे और ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ होंगे। लेकिन अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल आएगा, ध्यान रखना, इसका सिर्फ और सिर्फ कीटोन बन सकता है। चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो तुम, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो तुम। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास, ध्यान रखना, 3 डिग्री अल्कोहल आ जाएगा तो चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, इनका ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं होता है। ठीक है भाई।
क्लियर है बात? आइए, अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पीसीसी और पीडीसी आपको खूब देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, पीसीसी और पीडीसी और साथ में CrO3 के साथ एसीटोन, CrO3 के साथ एसीटोन, ये आपको एनसीईआरटी में खूब देखने को मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं तो सबसे पहले आपको CrO3 के साथ H2SO4 मिलेगा, और क्वेश्चन जब पीछे करोगे तो H2CrO4 भी मिलेगा, कॉन्संट्रेट HNO3 मिलेगा, KMNO4 मिलेगा, K2Cr2O7 मिलेगा। ये सारे ही इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, एक MnO2 होता है जो आपके नोट्स में भी होगा, जो स्पेशली क्या होता है, एलाइलिक या बेंजाइलिक एल्कोहल के साथ क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। किसके लिए होता है, एलाइलिक हो या फिर बेंजाइलिक एल्कोहल हो, एलाइलिक एल्कोहल हो या फिर बेंजाइलिक एल्कोहल हो, उसी का सिर्फ ऑक्सीडेशन कर सकता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यह बहुत खूबसूरत रिएक्शन है कि जो कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, कॉपर या Ag 300 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, ध्यान रखना 1 डिग्री अल्कोहल में से क्या करते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं, इसलिए इन लोगों को डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। ये CH और यहां से OH, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो क्या बन जाता है, RCHO बन जाता है। इसीलिए इसको डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। लेकिन 3 डिग्री में क्या निकालते हैं, पानी निकाल देते हैं, इसलिए इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। यहां से OH निकाल देगा और यहां से H निकाल देगा, तो क्या बना देता है, एल्कीन बना देता है। एकमात्र कंपाउंड है Ag300 जो 3 डिग्री अल्कोहल को किस में चेंज कर देता है, एल्कीन में चेंज कर देता है। अदरवाइज ऐसा कोई रिएजेंट अपने खजाने में नहीं है भाई। चले भाई आगे बढ़े, आइए ध्यान समझते हैं। देखो फिनॉल की अगर मैं बात करूं तो फिनॉल क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। फिनॉल क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ओपी डायरेक्टिंग। लेकिन अगर फिनॉल की मैं बात करूं तो तगड़ा +M शो करता है, और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ जाए तो ये दोनों आर्थो और पैरा तीनों पे अटैक कर सकता है। और अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो हो सकता है कि वो सिर्फ आर्थो पे करे या फिर पैरा पे करे। ठीक है भाई, इसी प्रकार अगर मैं डाइल्यूट HNO3 लूंगा, ध्यान समझना, तो डाइल्यूट HNO3 लूंगा तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। क्या बनेगा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। और इसके बॉइलिंग पॉइंट का जलवा तो आपको खूब PYQ में देखने को मिलेगा। जो आर्थो नाइट्रोफिनॉल होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और ये स्टीम वोलेटाइल होते हैं। इसमें भी आपको PYQ नीट में और जेईई मेन में सवाल देखने को मिलेंगे भाई। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करा दी जाए, क्या करा दी जाए, कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करा दी जाए तो पिक्रिक एसिड मिलती है। क्या मिलती है, पिक्रिक एसिड मिलती है। यह बात आप पढ़ लेना, ध्यान से देखना। द आर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, हालांकि ये हम लोग पढ़ेंगे। आर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये खूब PYQ में पूछे गए हैं। अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेट HNO3 आएगा तो पैरा पे, आर्थो पे हर जगह NO2 लग जाएगा, लेकिन इसकी यील्ड क्या होती है, पुअर होती है। यह तुम्हें गजब समझना पड़ेगा। ध्यान रखना, कह रहा है कि फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन जब तुम कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ कराते हो, किसके साथ, कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ कराते हो, किसके साथ कराते हो, कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ कराते हो। तो कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ कराओगे, ध्यान रखना, तो 2 जगह SO3H लग जाएगा। क्या लग जाएगा,
2 जगह SO3H लग जाएगा। अब जैसे ही WG ग्रुप लगेगा, अब इसका अगर तुम नाइट्रेशन कराओगे, कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ, ध्यान रखना आर्थो पैरा पे जितने भी SO3H ग्रुप लगे होते हैं या COH ग्रुप लगे होते हैं, उनका डीकार्बोक्सिलेशन या डीसल्फोनेशन होता है। ये बात तुम्हें नहीं पता होगी, तो यानी कि ये उड़ जाएंगे, और उड़ने के बाद क्या हो जाएंगे, इन तीनों जगह पे क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। इन तीनों जगह पे क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। और ये गुड ईल्ड होते हैं। क्या होते हैं, ये गुड ईल्ड होती है। इसकी क्या होती है, गुड ईल्ड होती है। इसे फिनॉल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, और उसको 2,4,6 ट्राइफिनॉल बोलते हैं। आइए, अगर आपने ब्रोमीन की रिएक्शन CH2 की प्रेजेंस में कराई है तो आर्थो और पैरा ब्रोमीन मिलेंगे, लेकिन वहीं ध्यान रखना, वहीं द यूजुअल हाइलोजिनेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लेकिन मत लेना, क्योंकि अगर लुईस एसिड ले लोगे तो ये लोन पेयर क्या हो जाएगा, लुईस को चला जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे रिएक्शन क्या हो जाएगी, हाईली डीएक्टिवेटिंग हो जाएगी। ठीक है भाई। अगर आपने Br2CH2 ले लिया, ध्यान रखना, अगर आपने फिनॉल की रिएक्शन Br2 क्लोरोफॉर्म या CH2 ले लिया नॉन पोलर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में, ठीक है ना, या नॉन पोलर सॉल्वेंट में ले लिया, तो क्या हो जाएगा, चाहे आर्थो पे Br लग जाएगा और चाहे पैरा पे Br लग जाएगा। लेकिन ये एनिलीन की भी बहुत फेमस रिएक्शन है। अगर आपने ब्रोमीन वाटर ले लिया, नीट 2025 में पूछा था, नीट 2025 में पूछा था कि बताइए कौन सा ब्रोमीन वाटर टेस्ट देंगे, फिनॉल भी देते हैं, एनिलीन भी देते हैं, एल्कीन भी देते हैं, तो क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, जिसे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल कहेंगे, जिसे 2,4,6 ट्राइब्रोमो। ध्यान रखना, मोनोनाइट्रेशन कराना है। अगर मुझे मोनोनाइट्रेशन कराना है किसका, 3-मिथाइल फिनॉल का, इसका मोनोनाइट्रेशन कराना है तो किसके रिस्पेक्ट में कराऊंगा, जिसका प्लस एम ज्यादा होता है। इसके रिस्पेक्ट में या तो इसके पैरा पे लगा सकता हूं, इसके आर्थो पे लगा सकता हूं। ठीक है। डाई नाइट्रेशन कराना है तो कहां लगा सकता हूं, आर्थो पैरा दोनों पे लगा सकता हूं। ये आंसर दे रखे। मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मेथेनोएट, फिनाइल मेथेनोएट, मेथेनोएट नहीं, ये एथेनोएट है। ठीक है ना, यहां एथेनोएट कर लेना, इथेनोएट। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा, तो पैरा पे क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। अगर डाई नाइट्रेशन बोलता तो क्या हो जाता, यहां भी NO2 लगा देते। ट्राई नाइट्रेशन बोलता तो यहां भी NO2 लगा देते। क्लियर भाई। कई लोग सोच रहे होंगे इस वाले आर्थो पे क्यों नहीं लगेगा, कभी मत लगाना। दो लोगों के बीच में बहुत रेयर केस में कोई भी ग्रुप जुड़ता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। खूबसूरत है बट ज्यादा जानना नहीं है। फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराओगे, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। और फिनॉक्साइड आयन में ध्यान से समझो, ये क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, बार बार आपने पढ़ा होगा। ये टूटेंगे, यहां पे प्लस आएगा और यहां पे माइनस आएगा, और ये जाके उसके आर्थो पे अटैक करेंगे। आर्थो पे अटैक कैसे करते हैं, मैं थोड़ी सी फीलिंग दे देता हूं कि जैसे ही फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनते ही इसका रेजोनेंस होने लगेगा, तो यहां निगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो निगेटिव चार्ज है ये C डबल बॉन्डो पे अटैक करेगा, तो ये टूट जाएगा और यहां पे जाके ये जुड़ जाएगा, जिसे हम लोग सैलिसिलिक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, सैलिसिलिक एसिड कहेंगे, या 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहेंगे। ये खूब पूछा जाता है PYQ में, भर भर के पूछा जाएगा। मैकेनिज्म जब कभी प्रॉपर क्लास चलेगी तो मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा, बहुत खूबसूरत मैकेनिज्म है। रीमर-टीमर रिएक्शन के बारे में बात करूं तो बस एक बात जान लो कि यही इसमें भी बनता है। बस इसमें जो होता है वो
डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। क्या बनता है? डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। इसकी रिएक्शन बेस से करा देते हैं तो यहां पे क्या बन जाता है? CCl2 बन जाता है, जिसे हम लोग डाइक्लोरोकार्बीन के नाम से जानते हैं, और यह भी PYQ में पूछा जाता है। और इस पे हम लोग इसका अटैक कराते हैं, तो हमारे पास इसका अटैक कराते हैं, 2 बार NaOH लिखते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? CHO मिल जाता है। फिर एसिडिफिकेशन कराते। तुम्हें कैसे याद रखना है? तुम्हें ज्यादा नहीं याद रखना, तुम्हें याद रखना है कि जब इसकी रिएक्शन NaOH से कराई जाएगी तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा? फिनॉक्साइड आयन हो जाएगा, और फिनॉक्साइड आयन क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करके CHCl3 बनाएगा, जिसे आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजिल क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंजल क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंजल क्लोराइड बोलेंगे। और ये PYQ में खूब पूछा जाता है। ध्यान रखना, भर भर के 2400, 2500, 2300 सिर्फ यही पूछा गया है। तो क्यों मैकेनिज्म के पीछे पड़े हो? सीधे सीधे मीडिएटर याद करो ना भाई, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है। NaOH से रिएक्शन करा दोगे, 2 बार SN2 करा दो, OH CHO बना लेगा, हाइड्रोलिसिस करा दो तो ये बन जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं। तुम सोच रहे होगे सर ये आर्थो वाला क्यों बन रहा, पैरा क्यों नहीं बन रहा? पैरा माइनर होता है, आर्थो मेजर होता है। एक और खूबसूरत बात बताऊं, अगर इसका आर्थो ऑक्युपाइड होगा, एक भी आर्थो ऑक्युपाइड होगा तो पैरा ही मेजर होगा। जेईई एडवांस 2013 में सवाल आ चुका है, ध्यान रखें। एक भी आर्थो अगर ऑक्युपाइड होगा फिनॉल का, तब भैया इसकी रिएक्शन पैरा पे होगी। क्या होगी? पैरा पे होगी। पैरा इज द मेजर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने 11th में पढ़ा है कि फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से करा दें, जिंक डस्ट से कराते ही क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। और इसका अगर हम लोग Na2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा दें तो ये बेंजोक्विनोन बनाता है। और इसके बारे में सवाल पूछा गया है, ये टाउटोमरिज्म शो नहीं करता है, ये टाउटोमरिज्म शो नहीं करता है। क्लियर रहेगा भाई? बाकी ये बातें आपको सीधे सीधे याद रखनी पड़ेंगी। तो फिनॉल के बनाने के कितने मेथड हो गए? पहला डाउस प्रोसेस हो गया, दूसरा हमने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से बनाया, तीसरा हमने क्यूमीन से बनाया, चौथा हमने सल्फोनिक एसिड से बनाया। ये मेजरली चार मेथड आपको मिल गए। फिर फिनॉल की रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। फिनॉल Br2CH2 से रिएक्शन कराया तो आर्थोब्रोमीन मिला, Br2 वाटर से कराया तो व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट मिली, डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराया तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल मिला, कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराई तो पिक्रिक एसिड मिला, लेकिन यील्ड पुअर थी। तो पहले हमने क्या करा दिया? सल्फोनेशन करा दिया, फिर हमने नाइट्रेशन करा दिया, तो उससे हमें जो पिक्रिक एसिड मिली उसकी यील्ड ज्यादा हो गई। बस यही तो है, सिंपल सिंपल। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट विथ। ठीक है, मेरे पास CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, OH। इसकी रिएक्शन में HCl ZnCl2 से कराऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, हालांकि बहुत वीक होगा बट ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर कार्बोकेटाइन का रीअरेंज होगा, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म है ना भैया। क्या है? SN1 मैकेनिज्म है। वैसे 30 मिनट बाद रिएक्शन होगी, बट प्रोडक्ट पूछा ना तो बनाना पड़ेगा। यानी कि क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH CH3 और यहां पे कार्बोकेटाइन हो जाएगा। इसकी रिएक्शन फिर हम किससे कराएंगे भैया? Cl- से कराएंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH CH3 और Cl हो जाएगा। HBr से रिएक्शन कराओगे, HBr से रिएक्शन कराओगे तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH CH3 Br हो जाएगा। SOCl2 से कराओगे तो SN2 मैकेनिज्म होगा, जहां से है वहीं से निकालो और वहीं पे Cl लगा दो। अगर मुझसे कोई कहे कि भाई 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल है, CH3C CH3 CH2 CH3 OH,
इसकी रिएक्शन करा दो तो HCl ZnCl2 से करा दो, तो 3 डिग्री है, वहीं पे कार्बोकेटाइन बना के लगा देना है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि उससे ज्यादा स्टेबल कोई नहीं बनेगा, तो Cl CH2 CH3 हो जाएगा। HBr है तो क्या हो जाएगा, यहीं पे Br लगा देना है। SOCl2 होगा तो क्या हो जाएगा, SOCl2 वैसे रिएक्शन नहीं करता 3 डिग्री के साथ, तो हम बोल देंगे कि रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। वैसे ये 1 डिग्री के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, बट हमने रिएक्शन कराया है क्योंकि वो पूछ रहा है, ठीक है भाई। कह रहा प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइट डिहाइड्रेशन 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ये OH है, ये CH3 है। इसका अगर मैं एलिमिनेशन कराऊंगा तो सबसे पहले मैं कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, ये CH3 हो जाएगा। फिर इसका मैं रीअरेंजमेंट कराऊंगा, तो ये CH3 है, तो ये प्लस चार्ज हो जाएगा। अब यहां पे मुझे 2 एल्कीन मिलेंगे, एक मुझे रिंग के अंदर वाली एल्कीन मिल जाएगी और एक रिंग की तरफ वाली मिल जाएगी। ये मेजर हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाले में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, अगला सवाल है CH3 CH2 OH। यहां से करोगे, निकालोगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे, रीअरेंज कराओगे, तो क्या हो जाएगा, क्या यहां पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, बिल्कुल यहां पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। जब यहां पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्राइड निकाल के एल्कीन बना दो, ये मेजर बन जाएगा, हमें माइनर बनाने नहीं है, ये हमारा मेजर बन जाएगा। और माइनर बनाने हैं तो पता है तुम्हें, इधर बना देंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए भाई आगे बढ़ता। कह रहा कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द करस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन। ये आपको पहले बताया गया है। रीमन टीमन रिएक्शन क्या है, कोल्बे रिएक्शन क्या है, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा है। तुम्हें इसमें जो चीज एक बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि भैया मेथेनॉल हम कैसे बना रहे हैं, CO+2H2 की रिएक्शन करके बना रहे हैं, पहला तो ये। और जो सबसे अच्छी चीज है वो तुम्हें वुड स्प्रिट याद रखनी है कि मीथेनॉल को हम लोग वुड स्प्रिट कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, किससे, वुड से डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। और पेंट में, वेनिसेज में और चिपली मेकिंग ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बनाने में इसे हम लोग यूज करते हैं, तो ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। इथेनॉल बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन अगर मैं कॉमर्शियल मेथड की बात करूं तो पहले हम लोग सुक्रोज को इन्वर्जन कराते हैं, इन्वर्टेज की प्रोसेस में डाल के हम लोग ग्लूकोज निकालते हैं, फिर ग्लूकोज की रिएक्शन हम लोग जाइमेज की प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, इथेनॉल मिल जाता है। ये दोनों रिएक्शन आपको सिर्फ याद रखना है, और इसे हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। द सुगर इन मोलसेस, चाशनी जिसको बोलते हैं, सुगर केन गन्ना और फ्रूट सच एज ग्रेप्स इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ, ऑफ विच हैव द फार्मूला इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अंडरगोज फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम जाइमेज विच इज फाउंड इन ईस्ट। जाइमेज कहां पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ सुगर एट एंड ईस्ट, जो वाइन बनाते हैं उसमें ग्रेप्स और हम लोग क्या लेते हैं, ईस्ट लेते हैं, ठीक है भाई। बाकी चीजें आपको ऐसे ही दे रखी हैं कि ये किस कलर के होते हैं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। चलिए भाई आगे बढ़ते। अगला रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है कि अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ध्यान रखना, अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो दो बातें होंगी। अगर आप 443 केल्विन पे ले रहे हो H2SO4, हाई टेम्परेचर पे इलिमिनेशन होता है, तब तो ये एल्कीन बना लेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन अगर 413 केल्विन पे ले रहे हो, ध्यान रखना, तो भैया क्या हो जाएगा, ईथर बना लेगा। क्या बना लेगा, ईथर बना लेगा, C2H5O C2H5। अगर आप सोच रहे हो सर सभी के साथ होगा, नो, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल लोगे, ध्यान रखना, चाहे 413 लो चाहे 443 लो, ध्यान रखना
एल्कीन ही बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीन ही बनेगा। ओ अच्छा, कंफ्यूजन नहीं है, मतलब 1 डिग्री में ध्यान रखना है। हाँ, और ये सन2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। सबसे पहले लोन पेयर इस पे अटैक करेगा तो ऑक्सोनियम आयन बनेगा, और फिर इसी ऑक्सोनियम आयन पे दूसरा वाला लोन पेयर इस पे अटैक करेगा तो ये निकल जाएगा, और ये निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? कुछ इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा। फिर डीप्रोटोनेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है भाई, किसी का भी आप बना सकते हो इसमें, ठीक है। आइए, acidic dehydration of alcohols to give an alkene is also associated with substitution reaction to give an ether, ठीक है। The method is suitable for the preparation of ethers having primary alkyl group only. The alkyl group should be unhindered and temperature be kept low, ठीक है, unhindered होना चाहिए। Otherwise the reaction favors the formation of alkene. The reaction follows SN1 pathway when the alcohol is secondary or tertiary about which you will learn in higher classes. SN1 होंगे लेकिन उसे हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। विलियमसन इथेसिस, ध्यान रखना। विलियमसन सिंथेसिस क्या कहता है कि अगर आपके पास RO माइनस Na प्लस है, ध्यान रखना, और आपके पास RX है, SN2 मैकेनिज्म होगा, ये O माइनस इस पे अटैक करेगा, ये X निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? ROR बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ROR बन जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्या है, वही RX यूज करने हैं जो SN2 देते हों, यानी कि PHX नहीं यूज करना है, और CH2 डबल बॉन्ड CHX नहीं यूज करना है, और CH3 होल थ्रायस CX नहीं यूज करना है, 3 डिग्री नहीं यूज करना है, ठीक है, और ये वाली चीजें यूज नहीं करनी है, ठीक है भाई, ये भी यूज नहीं करनी है। ये सारे ही, ये तो ना SN1 देते हैं और ना SN2 देते हैं, लेकिन ये वाले SN2 नहीं देते हैं, इसलिए इनको यूज नहीं करना है। आइए भाई आगे बढ़ते हैं, कैसे? आइए, अगर मेरे पास कोई भी कंपाउंड आ जाए, जैसे मैं इसकी बात करूं तो इसका O माइनस किस पे अटैक कर रहा है? CH3 पे अटैक कर रहा है, Br निकल जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है भाई। अगर मेरे पास ये O माइनस है, इस पे अटैक कर रहा है, ध्यान रखना, रिएक्शन नहीं होगी तो क्या हो जाएगी? एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। ध्यान रखना, बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन इन द एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड, एलिमिनेशन कंप्लीट्स over substitution. If a tertiary alkyl halide is used, alkene is the only reaction product and no ether is formed. अगर 2 डिग्री लोगे तो एल्कीन भी बनेगा, ईथर भी बनेगा। 2 डिग्री में एल्कीन भी बनेगा, ईथर भी बनेगा, लेकिन एल्कीन मेजर होगा, ईथर क्या होगा? माइनर होगा। लेकिन 3 डिग्री में सिर्फ एल्कीन ही बनेगा। यह भी बहुत खूबसूरत रिएक्शन है कि फिनॉल का पहले NaOH से रिएक्शन करा के फिनॉक्साइड बना लो, और फिनॉक्साइड की रिएक्शन RX से करा लो। यानी कि यूं कह सकता हूं मैं कि अगर मेरे पास फिनॉल है, इसकी रिएक्शन में NaOH से करा लूं और फिर मैं CH3I से करा लूं, तो मैं आसानी से क्या बना सकता हूं? एनिसॉल बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? एनिसॉल बना सकता हूं। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कि कह रहा कि टर्सरी ब्यूटाइल ईथर कैसे बनेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। व्हाट विद द मेजर प्रोडक्ट, क्या होता है? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज 2-methyl प्रोपोनिन। इट इज बिकॉज सोडियम इथॉक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, दस एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीडोमिनेंस ओवर द सब्स्टिट्यूशन। तो ये भी बनेगा, लेकिन यहां पे एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यानी कि हमें एलिमिनेशन क्या बनाना है? मेजर बनाना है। आइए, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वही इसमें भी चोचले होंगे कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलिकुलर वेट के। सभी में आपको यही याद रखना, पढ़ने के बाद समझ में आएगा। दूसरा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ब्रांचिंग के होगा। किसके होगा?
ब्रांचिंग के होगा। ठीक है भाई। और जैसे मैं ले लूं 300, ये एन पेंटेन है, इथॉक्सी इथेन है और ब्यूटेन ओनॉल है, यहां भी वही खेल चलेगा। एल्कोहल का ज्यादा हो जाएगा किससे? ईथर से, और ईथर का ज्यादा हो जाएगा हाइड्रोकार्बन से। लेकिन कब लगाना है? ये तब लगाने हैं जब फंक्शनल ग्रुप अलग होंगे। तब कब लगाने हैं? ये मोलिकुलर वेट कंपेरेबल होगा, अदरवाइज तुम्हें नहीं लगाने हैं और ना ही तुम लगा सकते हो। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर, ध्यान से समझना। अगर आपके पास सिमेट्रिकल ईथर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे 1 मोल HX लो और चाहे एक्सेस में लो। अगर एक्सेस में HX ले रहे हो तो भैया ये RX और RX बना लेंगे। ठीक है। लेकिन 1 मोल HX ले रहे हो, एक में H जाएगा एक में X जाएगा, तो एक बनेगा RX एक बनेगा ROH। कुछ सोचना नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। क्या है? ये अनसिमेट्रिकल है। तब भैया आपको HX से रिएक्शन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? तब आपको HX से रिएक्शन कराने के लिए आपको कुछ पॉइंट याद रखना पड़ेगा। अगर 3 डिग्री है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, पहला पॉइंट, तो SN1 मैकेनिज्म होगा। और दूसरी बात, अगर आपके पास CH3 है या 1 डिग्री है, ये दोनों नहीं है, तो फिर SN2 मैकेनिज्म होगा। ठीक है भाई। तीसरी बात, ये R और R' इन दोनों में से मैं बात कर रहा हूं। तीसरी बात आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई। और HX में सबसे ज्यादा रेट किसका होगा? HI का, फिर HBr का, फिर HCl का। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट कम हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो रेट ज्यादा हो जाएगा। और HI का बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? कम होता है। ठीक है भाई। आइए ध्यान से समझते हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो लोन पेयर क्या करेगा? इसको देगा, इसको देगा तो क्या हो जाएगा? ये H+ हो जाएगा, और ये H+ हो जाएगा तो बताओ I- यहां से अटैक करेगा। क्योंकि भैया ये यहां से अटैक करेगा तो SN2 मैकेनिज्म अच्छा होगा, क्योंकि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसीलिए CH3I और ये हो जाएगा। ठीक है भाई। अगली बात करते हैं। अगर इनमें से एक 3 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? शांति से तोड़ दो, इस पे कार्बोकेटाइन बना दो और इस पे एनायन बना दो, और एक पे H+ है एक पे I- है, तो H+ को ले जाके यहां जोड़ दो और I को यहां जोड़ दो, तो ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है भाई। अगर आपके पास एनिसोल आ रहा है, ध्यान से समझना, अगर आपके पास एनिसोल आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, इसकी रिएक्शन अगर HX से कराओगे, ध्यान रखना कभी भी ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा तो यही टूटेगा। ये λ- होता है, ये λ+ होता है, और ये λ+ होता है, ये λ- होता है। हमेशा क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। भाई इतनी बार सवाल पूछा गया है, इतनी बार सवाल पूछा गया है PYQ में कि तुम पूछ नहीं सकते हो भाई, कितनी बार सवाल पूछा गया। क्लियर है भाई। चलें आगे बढ़ें। आइए, इनमें से ध्यान से देखो, इनमें से कोई 1 डिग्री है, हाँ, तो SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा तो इस पे अटैक होगा, तो यहां पे क्या जुड़ जाएगा? I जुड़ जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा? H जुड़ जाएगा। इसमें टूट नहीं सकता, ये जेईई मेन में ये नीट में पूछा जा चुका है, 24 में या 23 में कहीं तो पूछा है। और यहां पे क्या हो जाएगा? ये λ- यहां H हो जाएगा, यहां I हो जाएगा। ठीक है। यहां क्या हो जाएगा? I हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। इसमें ये 3 डिग्री है, ये तोड़ दो, यहां पे H हो जाएगा, यहां पे I हो जाएगा। ठीक है भाई। तो दे ही रखा है, लगभग सब तो दे ही रखा है, तो दे रखा है तो ऊपर से मैच करा लेना। ठीक है भाई। चलिए देखो, एक मोटा मोटी बात समझ लो कि जो एनिसोल होता है वो एक लाइन में समझ लो, ज्यादा तुम्हें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कि जो एनिसोल होता है वो ओपी डायरेक्टर होता है। क्या होता है? ओपी डायरेक्टर होता है। तो यानी कि अगर ब्रोमिनेशन कराओगे तो आर्थो और पैरा पे लगेगा, और पैरा वाला स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। अगर तुम उसकी रिएक्शन CH3Cl से कराओगे तो आर्थो और पैरा लगेगा, पैरा मेजर हो जाएगा। CH3COCl से कराओगे तो COCH3 लगेगा, पैरा वाला मेजर हो जाएगा। नाइट्रेशन कराओगे तो NO2 और NO2 लगेगा,
तो पैरा वाला मेजर हो जाएगा। यानी कि जो चीजें हमें पहले से पता है उस पर हमें फोकस नहीं करना, हमें तो बस इतना पता करना है कि कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, कौन मेटा डायरेक्टर है। जैसे ही पता चलेगा सारी चीजें क्या होंगी, बेंजीन जैसी होने वाली हैं। ठीक है भाई, आइए राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस ऑफ 2-इथॉक्सी इथेनॉल। सिंथेसिस ऑफ 2-इथॉक्सी 1 2 3 4 5 2-इथॉक्सी और 3 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कैसे बना सकते हैं, ये कैसे बना सकते हैं या तो ये अटैक करें, यानी कि कैसे रहा हो, C2H5O माइनस रहा हो, साथ में क्या रहा हो, CH3CH और यहां पे X रहा हो, और ये CH CH3 CH2 CH3 रहा हो। एक तो ऐसा हो सकता है, या फिर एक बार ये OH हो जाए, यानी कि CH3CH ये O माइनस और Na प्लस रहा हो, और ये क्या रहा हो, CH3 रहा हो, CH2 रहा हो, CH3 रहा हो। ठीक है भाई, और ये एल्कोक्साइड कैसे बना होगा, जब ये अल्कोहल रहा होगा। अल्कोहल की रिएक्शन मान लो C2H5OH रही होगी, और इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा दिए होंगे, सोडियम से करा दिए होंगे। ठीक है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy-4-nitrobenzene 1-ethoxy-4-nitrobenzene। देखो ये इस पे अटैक करके नहीं बन सकता है, लेकिन ये वाला माइनस इस पे अटैक कर सकता है, प्रोडक्ट बन सकता है, यानी कि सेकंड वाला क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन करूं, HBr से रिएक्शन करूं, तो ये तोड़ दूंगा मैं और यहां पे I जोड़ दूंगा मैं, यानी कि कार्बन 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 OH हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, CH3Br हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, इसको तोड़ूंगा तो फिनॉल बन जाएगा, और फिनॉल बनेगा, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है भाई, फिनॉल बनेगा, साथ में क्या हो जाएगा, C2H5I हो जाएगा। इसकी बात करूं तो ये भी यहीं से तोड़ूंगा, तोड़ना नहीं है, अरे तोड़ना नहीं है भाई, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने हैं, यानी कि OC2H5 हैं, तो इसके पैरा पे क्या जोड़ देने हैं, NO2 जोड़ देने हैं। यहां पे क्या है, ऐसे कुछ करके है, 3 कार्बन लगे हैं, O कार्बन कार्बन लगे हैं, HI से रिएक्शन कराओ, इसको तोड़ दो, यहां पे I हो जाएगा, यहां पे H हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन OH हो जाएगा, प्लस कार्बन कार्बन I हो जाएगा, और इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप जब भी लेक्चर देख रहे हो, कोई भी लेक्चर देखो, मैं हमेशा कहता आया हूं एनसीईआरटी रखो और पॉज करके देखते जाओ कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है भाई, बहुत ज्यादा समय हमने नहीं दिया है। हाँ, इसे अगर आप बोलते कि डिटेल में अच्छे से पढ़ाओ तो भैया 5 से 6 घंटे का एक लेक्चर चाहिए अगर एनसीईआरटी भी पढ़ानी है तो, और 5 से 6 घंटे का लेक्चर हम नहीं लेने वाले हैं। हम लोग लेके आएंगे दूसरी सीरीज जो फरवरी मार्च में आती है हमारी सीरीज, तो उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना भाई। तो चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।